तो चलिए आज कश्मीर के पेचीदा मसले को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जितनी बात की जाए कम है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास से लेकर आज के हालात मतलब सब कुछ कवर करती है। हम्म। कोशिश ये है कि हेडलाइंस के शोर से परे जाकर असल में क्या हो रहा है उसे पकड़ें। बिल्कुल। एक नुआंस्ड पर्सपेक्टिव जरूरी है यहाँ। तो शुरुआत करते हैं इतिहास से। वैसे तो बहुत पुराना है, नवपाषाण काल, फिर शैव धर्म का केंद्र। हाँ, अभिनव गुप्त जैसे विद्वान हुए वहाँ। बिल्कुल। फिर मुस्लिम शासन आया, मुगल, अफगान, सिख और आखिर में डोगरा राजवंश अंग्रेजों के तहत। हाँ, 1846 से 1947 तक। और यहीं से मतलब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। सही। 1947 बंटवारा, महाराजा हरी सिंह की रियासत, वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गए। हाँ, पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों का हमला हो गया था। तो उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी। और किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे कहते हैं। हाँ। और यहीं से फिर पहला भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। और कश्मीर का वो विभाजन हुआ जो आज तक कायम है। करीब 55% भारत प्रशासित, 30% पाकिस्तान प्रशासित और कुछ 15% चीन के नियंत्रण में अक्साई छिन वाला इलाका। हाँ, और उसी समय ये संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव भी आए थे। जनमत संग्रह वाले। हाँ, जिनमें जनमत संग्रह की बात थी, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया। दोनों देशों में आपसी अविश्वास बहुत था, शर्तें पूरी नहीं हुई। और वो मसला वहीं का वहीं अटक गया दशकों तक, बिल्कुल। जिससे ये और ज्यादा उलझता चला गया। लेकिन ये सवाल हमेशा मन में आता है कि आखिर कश्मीर इतना इतना अहम क्यों बना रहता है हमेशा? सिर्फ जमीन तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई परतें हैं इसमें। पहली बात तो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आप देखिए कहाँ है ये, भारत, पाकिस्तान, चीन और सेंट्रल एशिया का जंक्शन। बिल्कुल। तो यहाँ जिसका नियंत्रण है उसे एक भू राजनीतिक बढ़त मिलती है। फिर पानी के संसाधन, व्यापार के रास्ते, वो सब भी हैं। अच्छा। और दूसरी बात है इसका प्रतीकात्मक महत्व। पाकिस्तान के लिए ये एक तरह की फाउंडेशनल ग्रीवेंस है। मुस्लिम बहुल इलाका जो उन्हें लगता था पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और भारत के लिए? भारत के लिए ये अपने सेक्युलर ताने बाने का प्रतीक है। मतलब एक मुस्लिम बहुल राज्य का भारत में रहना उनके संघवाद और धर्मनिरपेक्षता के विचार के लिए जरूरी माना जाता है। ओके, तो ये पहचान और विचारधारा की भी लड़ाई है। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक पहलू, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। मतलब दो परमाणु शक्तियों के बीच। एग्जैक्टली। 1965, 1971, फिर 1999 का कारगिल युद्ध, सब इसी जमीन पर हुए हैं। तो हमेशा एक बड़े टकराव का, एस्केलेशन का डर रहता है। ये तो हुई बड़ी शक्तियों की बात। लेकिन वहां जो लोग रहते हैं कश्मीरी, उनके मन में क्या है, उनकी भावनाएं? देखिए, उनमें गहरी, क्या कहते हैं, शिकायत की भावना है। सदियों से बाहरी शासन रहा है, तो एक एहसास है कि उनकी किस्मत का फैसला हमेशा कोई और करता रहा है। और खासकर 80 के दशक के आखिर से विरोध का तरीका भी बदला है। पहले शायद हथियारबंद विद्रोह ज्यादा था। हाँ, इंसर्जेंसी जिसे कहते हैं। हाँ, और फिर बाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, पत्थरबाजी, बंद, और एक आम भावना कि हम कब्जे में हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि कश्मीरी लोगों की राय भी एक मत नहीं है, वो बटी हुई है। अच्छा, किस तरह से? जैसे मुस्लिम बहुल घाटी में अगर आप देखें तो अलग अलग सर्वे या अनुमान बताते हैं कि शायद 40% से लेकर 90% तक लोग आज़ादी का समर्थन करते हैं। इतना बड़ा अंतर, 40 से 90? हाँ, ये शायद सर्वे के मेथड्स, सवाल पूछने के तरीके या उस वक्त के हालात पर निर्भर करता है। लेकिन एक बड़ा तबका आज़ादी या स्वशासन चाहता है। वही अगर आप हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र में जाएं तो वहां ज्यादातर लोग भारत के साथ रहने के पक्ष में है। लद्दाख का अपना अलग स्टेटस है अब, तो ये अंदरूनी विभाजन भी है। ये तो वाकई जटिल है। अच्छा, तो अलग अलग सरकारों की नीतियां क्या रही हैं इस पर? भारत, पाकिस्तान, चीन। देखिए, भारत का स्टैंड क्लियर है। वो कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, 1947 के विलय को अंतिम मानता है, और वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखता है। 2019 में जो बड़ा कदम उठाया गया, अनुच्छेद 370 हटाकर, विशेष दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सरकार का तर्क था कि इससे विकास होगा, आतंकवाद कम होगा और भारत के साथ पूरी तरह एकीकरण हो जाएगा। और पाकिस्तान? पाकिस्तान इसे एक विवादित क्षेत्र मानता है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में कहा गया।
वो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाए रखने की कोशिश करता है, यूएन सुरक्षा परिषद वगैरह में आवाज उठाता है। और चीन, उसका क्या रोल है? चीन अक्साई चिन वाले हिस्से को नियंत्रित करता है और वो पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी है। तो उसकी मौजूदगी इस पूरे समीकरण को एक त्रिकोणीय आयाम देती है। तो ये 3 देशों का एक जटिल जाल है। बिल्कुल। तो हाल फिलहाल की क्या स्थिति है? कुछ ताज़ा अपडेट्स? देखिए, बॉर्डर पर एक नाजुक सा युद्ध विराम तो चल रहा है, लेकिन पूरी तरह शांति नहीं है। जैसे 2025 में भी कुछ आतंकी हमले हुए, फिर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। हाँ, तो वो तनाव बना रहता है। हाँ, और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता की बातें उठती हैं, जैसे पहले ट्रंप ने पेशकश की थी। लेकिन भारत हमेशा से इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता आया है। वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। सही। और जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं आम लोगों के लिए? वहाँ अक्सर चीजें तनावपूर्ण रहती हैं। बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगते रहे हैं, इंटरनेट बंद होता रहा है, फिर अमरनाथ यात्रा जैसी तीर्थ यात्राओं के समय सुरक्षा बहुत बढ़ जाती है। लंबे लंबे कर्फ्यू ने आम जिंदगी को बहुत प्रभावित किया है। ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है वहाँ। अच्छा, अगर हम इसकी तुलना दुनिया के दूसरे संघर्ष वाले इलाकों से करें, जैसे शायद बर्लिन जो बटा हुआ था, या बास्क देश या उत्तरी आयरलैंड, कुछ समानताएं हैं? हाँ, कुछ समानताएं जरूर हैं, जैसे बटे हुए समुदाय, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी शक्तियों का दखल, ये सब कॉमन थीम्स हैं। लेकिन कश्मीर की स्थिति फिर भी थोड़ी अलग है। एक तो यहाँ 2 परमाणु शक्तियों का सीधा टकराव है, जो इसे ज्यादा खतरनाक बनाता है, और दूसरा, जैसे उत्तरी आयरलैंड में एक गुड फ्राइडे समझौता हुआ, जिसने एक तरह का राजनीतिक समाधान दिया, वैसा कोई सर्वमान्य टिकाऊ समझौता कश्मीर में अब तक नहीं हो पाया है। ये एक बड़ा फर्क है। तो सार ये है कि कश्मीर सिर्फ पहाड़ों और झीलों की खूबसूरत जगह नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय पहचान और इंसानी आकांक्षाओं के टकराव का एक केंद्र बिंदु है। कश्मीरी लोग खुद को बाहरी ताकतों के बीच फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपनी पहचान और गरिमा की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें इसे बड़ी रणनीतिक बिसात के मोहरे की तरह देखती हैं, और आम लोग इसे रोज की सच्चाई की तरह जीते हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से मेरा मानना है कि जब तक कश्मीरी लोगों की आवाज को, उनकी जरूरतों को, उनकी इच्छाओं को समाधान के केंद्र में नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई टिकाऊ हल निकलना मुश्किल है। हाँ, शायद नामुमकिन। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि अगर कोई हल सच में वाकई में घाटी के लोगों के नजरिए से शुरू हो, उनकी उम्मीदों पर आधारित हो, तो वो कैसा दिखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पे अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।